ज़्यादा छूट नहीं दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है, जानते हैं चलिए। सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करने और विपक्षी नेताओं को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 14 विपक्षी दलों को बुधवार को बड़ा झटका लगा। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पार्डीवाला की पीठ ने इन दलों की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कोर्ट से गिरफ्तारी और जमानत के बारे में दिशा निर्देश तय करने की मांग की थी। कोर्ट ने टिप्पणी की, राजनेताओं को सामान्य नागरिकों व से ज़्यादा छूट नहीं मिली हुई है। सिर्फ राजनेताओं का मुद्दा उठाने वाली इस याचिका पर गिरफ्तारी और जमानत के बारे में दिशा निर्देश तय करने के आदेश नहीं दे सकते। याचिका दाखिल करने वालों में कोई भी प्रभावित या पीड़ित व्यक्ति सामान्य नागरिक नहीं है। किसी मामले के तथ्य से संबंध रखे बिना सामान्य दिशा निर्देश देना खतरनाक होगा। कोर्ट की इन टिप्पणियों के बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता राजनीतिक दलों की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पेश हुए और अपने तर्क रखा। विपक्षी दलों की याचिका खारिज होने के बाद भाजपा राजनीतिक रूप से और आक्रामक होगी, क्योंकि उसकी ओर से यही आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ नेता खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। दूसरा करंट अफेयर क्या आज का न्यूज़, याचिकाकर्ताओं के वकील सिंघवी ने दी ये दलीलें। 2014 और 2022 के बीच ईडी द्वारा 121 राजनीतिक नेताओं की जांच की गई है। 95% विपक्षी दलों से है। नरेंद्र मोदी सरकार पहली बार मई 2014 में सत्ता में आई थी। तब से सीबीआई ने 124 नेताओं से पूछताछ की है और उनमें से 108 विपक्षी राजनीतिक दलों के हैं। अगर ईडी के मामलों में सज़ा की दर देखी जाए तो मात्र 23 मामलों में ही सज़ा हुई है। मोदी सरकार आने के बाद सीबीआई और ईडी के मामलों में 600% वृद्धि हुई है। कोर्ट गिरफ्तारी और जमानत के बारे में दिशा निर्देश तय करे, क्योंकि विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र में समान अवसर मिलने चाहिए, ये संविधान के मूल तत्व है। याचिका 14 राजनीतिक दलों की ओर से है, जो कि करीब 42% मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में अगर ये प्रभावित होते हैं तो वे लोग प्रभावित होते हैं। शीर्ष अदालत ने की खड़ी याचिका नेताओं के बारे में जिसे राजनीतिक दलों ने दाखिल किया है, इसमें एक भी पीड़ित व्यक्ति नहीं है। याचिका में मांग की गई है कि इस 7 साल से कम और 7 साल से अधिक ज़्यादा सज़ा अपराधों में गिरफ्तारी और जमानत के अलग अलग दिशा निर्देश तय किए गए हैं। राजनेताओं को विशेष छूट प्राप्त नहीं है तो वे भी आम नागरिकों की तरह हैं। एक बार जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि राजनेता आम नागरिकों के समान हैं और उन्हें कोई ज़्यादा छूट नहीं प्राप्त है, तो हम यह कैसे कह सकते हैं कि जब तक ट्रिपल टेस्ट संतुष्ट नहीं करते तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती। याचिका में मांग है कि गिरफ्तारी तब की जाए जबकि शारीरिक चोट पहुंचाई गई हो या हत्या की गई आदि हो। ऐसे निर्देश कैसे दिए जा सकते हैं? कोई भी पीड़ित व्यक्ति अगर राहत के लिए आता है या कोई पीड़ित समूह कोर्ट में के समक्ष आता है तो उस मामले में दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। दूसरा न्यूज़ क्या है? बाइडेन प्रशासन में परमाणु विश्व युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। कौन कहा? ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बाइडेन प्रशासन में विश्व को युद्ध का सामना करना पड़ सकता है।
तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सरकार पर देश की बर्बादी की तरफ ले जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जो बाइडेन प्रशासन के दौरान दुनिया को तृतीय परमाणु युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। 76 वर्षीय ट्रंप ने यह टिप्पणी कोर्ट में पेशी के बाद फ्लोरिडा लौटने के बाद की। उन्होंने कहा कि कई देशों की ओर से परमाणु प्रयोग का खुलेआम खतरा मंडरा रहा है। किसी भी देश की ओर से न तो इसका जिक्र किया गया और न ही इस संबंध में कोई चर्चा की गई। न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा लौटने के बाद मार ए लागो रिसोर्ट में उन्होंने कहा कि बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका खतरे में है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था धराशायी हो रही है। रूस चीन के साथ शामिल हो गया है। सऊदी अरब ईरान के साथ शामिल हो गया है। चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया खतरनाक रूप से संगठित हो रहे हैं। यदि मैं आपका राष्ट्रपति होता तो यह कभी संभव नहीं हो सकता था। उन्होंने यूक्रेन में मची तबाही का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर वे राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन पर रूस कभी हमला नहीं कर पाता। वह सभी जिंदगी बच सकती है। वे सभी खूबसूरत शहर आज मौजूद होते। डॉलर लगातार गिर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में विश्व में यह मुद्रा कोयले का पैमाना नहीं रह जाएगा, जो 200 वर्षों के इतिहास में हमारी सबसे बड़ी बाज़ होगी। उन्होंने कहा कि अगर आप अमेरिका के इतिहास में 5 सबसे खराब राष्ट्रपति के काल को एक साथ जोड़ दें तो भी उस दौरान उतना देश को नुकसान नहीं पहुंचा है जितना जो बाइडेन के नेतृत्व में पहुंचा है। पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स मुकदमा हार गई है। उन्हें एक अपील अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के वकीलों को कानूनी फीस के लगभग $1,22,000 का भुगतान करना आदेश दिया गया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि भारत में व्हाइट हाउस ने कहा है कि भारत में अमेरिका के राजपूत एरिक गारसेटी दोनों देशों के बीच और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग को और प्रगाढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। गारसेटी को 24 मार्च को भारत में अमेरिका राजदूत नियुक्त किया गया है। व्हाइट हाउस के अनुसार राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि जब भी विश्व के साथ अमेरिकी संबंध को देखते हैं तो उसमें भारत से संबंध अहम माना जाता है या आज भी कायम है। एरिक गारसेटी दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने के लिए महत्वाकांक्षी प्रयास का नेतृत्व करेंगे। गौरतलब है कि लंबे समय तक भारत में यह महत्वपूर्ण पद खाली रहा था। लॉस एंजलिस के पूर्व गवर्नर रह चुके गारसेटी का इस पद के लिए नामांकन जो बाइडेन ने जुलाई 2021 में किया था, यह लंबे समय तक अमेरिकी कांग्रेस के पास लंबित पड़ा रहा। सेनेट की ओर से भी मंजूरी मिल पाई थी। इस वर्ष जनवरी में एक बार फिर से बाइडेन ने उनका नाम प्रस्तावित किया था, जिसके बाद हाल ही में उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। दूसरा न्यूज़ क्या है? अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश को अब भारत का अभिन्न हिस्सा बताया है और चीन द्वारा इस पर एकतरफा दावा करने पर कड़ा विरोध जताया है। अमेरिका की इस प्रतिक्रिया चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के अपने भाषाओं में नाम रखने पर आई है। चीन ऐसी हरकत 2017 और 2021 में भी कर चुका है। भारत इस नए नामकरण के पहले ही खारिज करते हुए कड़ा विरोध जता चुका है। चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश की लंबे समय से तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा बताता रहा है। इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण न होने के बावजूद चीन अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ रहा। अपने इसी रुखी रूप पर कायम रहते हुए चीन सरकार अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के बदले नाम सार्वजनिक किए हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जिन पियरा ने कहा है कि अमेरिका लंबे समय से अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा मान रहा है। अमेरिका अपने इस रुख का कायम का कड़ा विरोध करता है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आंद्रिंग बागची ने कहा कि चीन पहली बार ऐसी धर्मिता नहीं दिखा रहा। यह बास्कर एक ऐसी हरकत नहीं, यह बार एक जैसी हरकत कर रहा है और उसका कुत्सित रवैया नहीं बदल रहा। कुत्सित
रवैया नहीं बदल रहा। वह अपने पड़ोसी देश को दुर्भावनापूर्ण प्रचार में संलग्न है। प्रवक्ता ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए चीन की हरकतें से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अरुणाचल प्रदेश को लेकर की गई षड्यंत्र के पर चीन कायम है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने इसे चीन की संप्रभुता का मामला बताया है। कहा है कि जांगनांग चीन का हिस्सा है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। उल्लेखनीय है कि अरुणाचल प्रदेश को चीन में जांगनांग कहा जाता है। नेक्स्ट करंट क्या है? केरल में मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च के प्रमुख वेलिलोस मार्थोमा मैथ्यूज तृतीय ने प्रधानमंत्री मोदी से नई दिल्ली स्थित कार्यालय में मुलाकात की। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को अपने कोट्टम स्थित मुख्यालय में आने के लिए आमंत्रित किया है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार कर लिया है। अलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च के प्रमुख बेसिलस मार्थोमा मैथ्यूज तृतीय ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद इसके नतीजों पर काफ़ी प्रसन्नता जताई है। मैथ्यूज तृतीय ने अगली बार केरल आने पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद उसके नतीजों पर काफ़ी प्रसन्नता जताई है। मैथ्यूज तृतीय ने अगली बार केरल आने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि वह चर्च का प्रमुख बनने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहते थे। अब उनसे मिलने के बाद वह बेहद खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के नाम को बदलकर छत्रपति संभाजी नगर करने की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही कहा है कि यह मुद्दा सरकार के लोकतांत्रिक अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस जे.बी. पार्डीवाला की खंडपीठ ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले ही मामले पर विचार करने को कहा है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ है आज का। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मीडिया की आज़ादी पर अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि मीडिया द्वारा सरकारी नीतियों की आलोचनाओं को सत्ता विरोधी नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर मलयालम न्यूज़ चैनल मीडिया वन प्रसारण पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को रद्द कर दिया। कोर्ट ने तथ्यों को बगैर राष्ट्रीय सुरक्षा के दावे उठाने के लिए केंद्र सरकार की खिंचाई भी की। कोर्ट ने कहा कि प्रेस पर अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इसका प्रेस की स्वतंत्रता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। कोर्ट ने सील कवर में पेश दस्तावेज की सुनवाई प्रक्रिया के बारे में दिशा निर्देश भी जारी किया। इस फैसले प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मीडिया हाउस की अपील पर सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उसने सुरक्षा के आधार पर चैनल के प्रसारण पर रोक लगाने के केंद्र के फैसले के बरकरार रखा है था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की नीतियों के विरुद्ध चैनल के आलोचनात्मक विचारों को विरोधी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र प्रेस आवश्यक है। लोकतांत्रिक समाज में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह राज्य के कामकाज पर प्रकाश डालता है। दूसरा न्यूज़ क्या है? मिशन अमृत सरोवर के तहत पिछले 11 माह में करीब 40,000 जलाशय विकसित करने की उपलब्धि की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस दिशा में जिस तेजी से काम किया जा रहा है वह अमृत काल हमारे संकल्पों में नई ऊर्जा का विचार कर रहा है। वह जल शक्ति के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के ट्वीट के पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। सरकार के मुताबिक पिछले 11 महीनों के तहत 40,000 जलाशयों को विकसित करके योजना का लगभग 85% लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। एक ट्वीट में जल शक्ति मंत्री शेखावत ने कहा कि मिशन अमृत सरोवर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रहा है। 15 अगस्त 2023 तक 50,000 अमृत सरोवरों के निर्माण का लक्ष्य है। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष 100वें वर्ष तक की 100वें वर्ष तक के 25 वर्षीय अवधि को प्रधानमंत्री ने अमृत काल नाम दिया है। गुजरात पर्यटन से संबंधित एक वीडियो के तरफ ट्वीट का जवाब देते हुए मोदी ने कहा, कच्छ पर एक अच्छी वीडियो।
और चीनी मिल के कचरे को बनाया जैविक पोटाश बचेगी विदेश मुद्रा। चीनी मिल में मिथेनॉल तैयार करने के दौरान निकलने वाली जिस राख को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हानिकारक मानकर खुले में फेंकने पर रोक लगा रखी है, उसे अब जैविक पोटाश तैयार किया जा रहा है। कानपुर स्थित राष्ट्रीय शर्करा संस्थान NSI द्वारा विकसित इस तकनीक ने पोटाश उत्पादन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। चीनी उत्पादन के दौरान निकलने वाली सीरे से एथेनॉल बनाया जाता है। एथेनॉल तैयार करने के बाद जो राख निकलती है उसमें चीनी मिल का अपशिष्ट स्लज मिलाकर जैविक पोटाश तैयार किया जा रहा है। इस तकनीक अब हानिकारक राख भी उपयोगी बन रही है और पर्यावरण को होने वाली नुकसान को भी रोकने में सफलता मिल रही है। NSI की तकनीक के जरिए पहली बार मैदानों के बाहर प्राकृतिक तौर पर पोटाश का उत्पादन संभव हुआ है। किसी क्षेत्र के मुख्य उपयोग किए जाने वाले पोटाश का आयात अभी मुख्यतः कनाडा, बेलारूस और दक्षिण कोरिया में किया जाता है। हर वर्ष करीब 40 लाख मीट्रिक टन पोटाश का आयात होता है। बढ़ती मांग के कारण आयातित पोटाश की मांग बढ़ रही है। NSI द्वारा विकसित तकनीकी से अब देश में हर वर्ष करीब 6 लाख मीट्रिक टन पोटाश का उत्पादन संभव होगा, जिससे आयात घटेगा, विदेशी मुद्रा भंडार में भी बचत होगी। एक और लाभ यह है कि इस तकनीक से तैयार किए गए जाने वाले जैविक पोटाश के मुकाबले करीब 75% तक कम होती है। भारत के बड़े बाजार में दुनिया की सभी मशहूर फूड कंपनियां अपने उत्पादन को बेचना चाहती है। कभी पिछली 20 जनवरी से लेकर जब तक 31 देशों के सैकड़ों फूड कंपनियों ने अपने फूड आइटम की बिक्री के लिए अलग अलग नामों से पंजीयन कराया है। अब तक 1596 पंजीकरण हो चुका है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के तहत इन कंपनियां पहले से ही भारत में फूड आइटम का निर्यात कर रही है। पिछले साल अक्टूबर में FSSAI ने कहा था कि भारत में फूड आइटम, खासकर दुग्ध उत्पाद, मांस मछली से जुड़े उत्पाद, बच्चों के खाद्य उत्पादों को बेचने के लिए सभी विदेशी कंपनियों को अपना पंजीयन कराना होगा, ताकि सभी उत्पादों की गुणवत्ता बरकरार रखें। इसके तहत इस साल 20 जनवरी को FSSAI ने पंजीयन के लिए विदेशी कंपनियों की बाढ़ से आ गई थी। यहाँ तक कि चीन की दर्जन भर से अधिक कंपनियां भारत में फूड आइटम बेचने